So we have to begin with the limitations of psychological inquiry. Now there are certain limitations of psychological inquiry. सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है lack of true zero point. लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब है कि हमारे पास साइकोलॉजी में कोई जीरो पॉइंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कि इंटेलिजेंस किसी का भी जीरो नहीं हो सकता. बिलो 19 हमें पता है कि जा सकता है, लेकिन जीरो इंटेलिजेंस किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस तो एनिमल्स में भी होता है. तो जितने भी मेंटली रिटार्डेड क्यों ना हो कोई इंसान, लेकिन उसका जीरो इंटेलिजेंस कभी भी नहीं हो सकता. दैट इज वाई इन वेरियस थिंग्स, चाहे वो अग्रेशन हो, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कभी भी वो जीरो नहीं हो सकती. इसलिए वी डोंट हैव अ ट्रू जीरो पॉइंट. अब हम क्या करते हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए कि हम किसी एक, हर असेसर जो है या हर साइकोलॉजिस्ट जो है जिसने टेस्ट डेवलप करे हैं, वो किसी ना किसी चीज को एक अपना जीरो पॉइंट मान लेते हैं. जैसे अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो हम बिलो 19 वालों को मेंटली रिटार्डेड मानते हैं. तो बिलो 19 एक तरीके से हमारा क्या हुआ, एक जीरो पॉइंट हुआ. ठीक है. सो एक बारी मैं रीड कर देती हूँ. इन फिजिकल साइंसेस मेजरमेंट डू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. For example, if you want to measure the length of the table, you can measure it starting from zero and can say it is 3 inches long. Psychological measurements do not have a true zero point. For example, no person in this world has zero intelligence. All of us have some degrees of intelligence. Psychologists arbitrarily decide a point as zero point and proceed further. As a result, whatever scores we get in psychological studies are not absolute in nature. Rather, they have relative value. In some of the studies, ranks are used as scores. For example, on the basis of marks obtained in some tests, the teacher arranges the students in an order: first, second, third, fourth, and so on. The problem in such type of assessment is that the difference between first and second rank holders may not be the same as is the difference between the second and the third rank holders. अब इस चीज का मतलब क्या है, जैसे हमने बोला कि कई केसेस में हम एक रिलेटिव वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और उसी को अपना जीरो पॉइंट मान लेते हैं. कई बारी हम रैंकिंग सिस्टम भी कर देते हैं कि हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे रैंक दे दिए. अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट रैंक पे है उसके है 90, सेकेंड रैंक पे जो है उसके है 85, थर्ड रैंक पे जो है उसके है 70. अब 90 और 85 में कितना फर्क है, 70 और 90 में कितना फर्क है. मतलब जिस इंसान ने इतनी मेहनत करके 90 लाया, उस सेकंड वाले ने थोड़ी सी मेहनत करी तो वो 85 ले आया. लेकिन क्योंकि 85 के बाद में नीचे कोई नंबर लाने वाला ही नहीं है, 70 ही था, तो 70 वाले के थर्ड आ गए. जबकि 70 और 90 में 30, ऑलमोस्ट 20 नंबर का फर्क है. तो इस तरीके से इसमें फर्क बहुत आ जाता है. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन द रैंकिंग सिस्टम. Next is relative nature of psychological tools. रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल का यहाँ पर मतलब है कि बहुत बारी हम जो टूल बनाते हैं वो कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स के लिए होता है. जैसे अब अगर ज्यादातर जो हमारे टेस्ट डेवलप हुए थे वो वेस्टर्नर्स ने बनाए थे. ठीक है. अब वेस्टर्नर्स ने जो वो टेस्ट बनाए वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बनाए. अब वेस्टर्न कल्चर के जो टेस्ट हैं उस पर एक इंडियन कल्चर का इंसान लो ही स्कोर करेगा. ठीक है. या फिर उसका हम लो या हाई की भी क्या बात करें, उसका जो स्कोर आएगा वो ठीक नहीं आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. अर्बन सेटिंग्स के जितने भी हमारे टेस्ट हैं वो ज्यादातर अर्बन सेटिंग्स पर लगते हैं. तो रूरल सेटिंग्स के जो लोग होते हैं उस पर लो स्कोर करते हैं या फिर उनके स्कोर ठीक नहीं आते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. Psychological tests are developed keeping in view the salient features of a particular context.
For example, a test developed for urban students may contain items that demand familiarity with the stimuli available in the urban setting. Multi-storied buildings, airplanes, metro, railway, etc. Such a test is not suitable for use with children living in tribal areas who would be more at ease with items that describe their flora and fauna. Similarly, a test developed in the Western countries may or may not be applicable in the Indian context. Such tests need to be properly modified and adapted, keeping in view the characteristics of the context in which they are to be used. ठीक है, नेक्स्ट जो है subjective interpretation of qualitative data. Now this is the third drawback. अब qualitative data जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि qualitative data को हम subjectively interpret करते हैं. Subjective interpretation का मतलब है the interpretation is going to vary from one case to another and from one administrator to another. तुम्हारी कोई बात तुम मुझे बताओगे, मैं अलग तरीके से इंटरप्रेट करूंगी, कोई और साइकोलॉजिस्ट अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा. अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये होता है कि हम किस पर विश्वास करें. तो इसलिए यहाँ पर रिलायबिलिटी की या वैलिडिटी की जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जब हम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा यूज करते हैं. So data from qualitative studies are largely subjective since they involve interpretation on the part of the researcher as well as the person providing data. क्योंकि हर इंसान की स्टोरी बहुत डिफरेंट होगी, तुम्हारी स्टोरी बहुत डिफरेंट होगी, किसी और की बहुत डिफरेंट होगी, तो ऑफकोर्स उसकी इंटरप्रिटेशंस भी बहुत डिफरेंट होंगी. The interpretations may vary from one individual to the other. It is therefore often suggested that in case of qualitative studies, the field work should be done by more than one investigator who is at the end of the day should discuss their observations and arrive at an agreement before finally giving it a meaning. In fact, one is better off if the respondents too are involved in such meaning making process. तो अब हम इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं? हम इस तरीके से कि हम बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को काम पे लगाते हैं, फिर वो सारे के सारे ऑब्जर्वर्स साथ में बैठते हैं और एक मीनिंग पर कंक्लूड करते हैं. कई बारी इस डिस्कशन में हम रिस्पोंडेंट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं कि दिस इज व्हाट यू मेंट, व्हाई यू डिड दिस थिंग और व्हाई यू सेड दैट थिंग. तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो कंटामिनेट नहीं होता है. These are the three limitations can be of a 3 marker question. तो अगर 3 मार्क का आता है तो सब कुछ लिखना है, you cannot miss anything. Next is ethical issues with psychological inquiry. अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है. 4 नंबर का कैसे हो सकता है कि पूछ लिया एथिकल इश्यूज क्या है, आप 4 पॉइंट अच्छे तरीके से इलैबोरेट कर दो और 5वां पॉइंट नेम जरूर करना है. नहीं तो अगर 5 पॉइंट इलैबोरेट कर दोगे तो और अच्छी बात है. सो एथिकल इश्यूज, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि एथिकल इश्यूज का मतलब क्या है. एथिकल इश्यूज का मतलब है कि हर जगहों पर हमें कुछ एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे हर प्रोफेशन के एथिक्स हैं, तो हमें वो एथिक्स जो है वो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में भी फॉलो करने पड़ते हैं. तो साइकोलॉजिकल जो हमारी रिसर्च है वो ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न है और जो रिसर्चर है उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ एथिक्स को या कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करे जब वो स्टडीज कंडक्ट कर रहा होता है. अब वो कौन कौन से हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले जो है वो है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि हम सामने वाले से पूछेंगे, उसका मन है, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो पार्टिसिपेट करे, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए. अगर उसका मन है कि भाई मुझे बीच में भी ये उसने स्टडी में एंटर कर गया लेकिन बीच में उसको स्टडी समझ में नहीं आ रही, he can walk away. Nobody is going to force him or her.
So this principle states that the persons on whom you want to conduct the study should have the choice to decide whether to participate or not to participate in the study. The participants should have the freedom to decide about their participation without any coercion or excessive inducement, and the freedom to withdraw from the research without penalty once it has begun. Next is informed consent. इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये है कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बताते हैं कि आपके साथ इस पर्टिकुलर स्टडी में क्या होगा. हम उससे कंसेंट लेंगे कि आप इस चीज से ओके हो, तब जाकर हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे. दिस इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट. ओके. It is essential that the participants in a study should understand what will happen to them during the study. The principle of informed consent states that potential participants must receive this information before data from them are collected so that they make an informed decision about participation in the study. In some of the psychological experiments, electric shock is given to the participants during the experiment. Still, in some cases, obnoxious, example harmful or unpleasant stimuli are presented. They may at times be required to give some private information which is generally not shared with others. In some studies, the technique of deception is used, in which अब मैं deception समझा देती हूँ. जैसे हमने बोला informed consent, लेकिन कुछ स्टडीज में हम डिसेप्शन यूज करते हैं. डिसेप्शन का मतलब होता है हिंदी में छल करना. छल मतलब एक तरीके से कुछ छुपाना. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये चीज जाननी है, क्योंकि वो चीज जरूरी है, हम किसी को हार्म पहुंचाने के लिए डिसेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, वो चीज हमारी स्टडी के लिए जरूरी है. तो अगर मेरी स्टडी में मेरे को ये जानना है कि सामने वाला जब आपको आपकी तारीफ करता है या फिर आपकी बुराई करता है तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे उसका क्या असर पड़ता है, मुझे ये जानना है. अगर मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया कि आपको कुछ लोग आपकी बॉडी के ऊपर कमेंट्स करेंगे, कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग आपको बैड कमेंट्स करेंगे, तो तुम्हारा मूड चेंज होगा? तुम्हारा मूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि मैं तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक कर रही हूँ इस चीज से. तुम्हारा मूड चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पर मुझे डिसेप्शन यूज करना ही पड़ेगा. सो हम बता देंगे कि हम आपका कुछ भी बोल सकते हैं, हम छुपा लेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, हम छुपा लेंगे क्लाइंट से ताकि हमें जेन्युइन चीज जो है वो समझ में आ जाए. दिस इज डिसेप्शन. हमें कुछ कुछ जगहों पर यूज करना पड़ता है. वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस. बट ऐसा नहीं है कि हम बाद में उस चीज को करेक्ट नहीं करते, हम करते हैं. So in some studies, the technique of a deception is used in which the participants are given instructions to think or imagine in certain ways and are given false information or feedback about their performance. For example, you are very intelligent or you are incompetent. It is therefore important that the participants are explained the nature of the study before its actual commencement. Next is debriefing. डीब्रीफिंग का मतलब होता है कि एक बारी हमारी स्टडी ओवर हो गई तो हम पार्टिसिपेंट्स को वापस से उसी इमोशनल स्टेट में लेकर आएंगे या मेंटल स्टेट में लेकर आएंगे जिस मेंटल स्टेट में पार्टिसिपेंट एंटर हुआ था हमारी स्टडी में. सो जहां डीब्रीफिंग सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है डिसेप्शन में, क्योंकि हमने डिसेप्शन में क्या किया, सामने वाले से झूठ बोला या उससे इंफॉर्मेशन छुपाई है. अब अगर मैं सेम एग्जांपल कंटिन्यू करूं कि मेरी जो स्टडी है वो ये है कि किसी के बैड कमेंट या गुड कमेंट से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये जानना है. अब उस स्टडी में आधे लोगों को बैड कमेंट्स भी पढ़वाए हमने, आधे लोगों को हमने अच्छे कमेंट्स पढ़वाए. अब जिनको बैड कमेंट्स पढ़वाए हैं उनका मेंटल स्टेट खराब होगा, तो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा आफ्टर माई स्टडी इज ओवर दैट दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट वी यूज जस्ट टू गेट आवर इंटरप्रिटेशन, जस्ट टू गेट आवर डेटा, ताकि उनको ये चीज समझ में आ जाए कि हम जेन्युइनली आपके बारे में वैसा नहीं सोचते. अगर किसी ने उनको कमेंट किया कि भाई आप बुरे लग रहे हो, आपके बाल कैसे से हैं, आपको बात करनी नहीं आती है, ये बैड कमेंट्स है, बंदा सेल्फ डाउट में चला जाएगा. तो मुझे उसको सेल्फ डाउट के मेंटल स्टेट से बाहर निकालना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल डीब्रीफिंग. ठीक है. So once the study is over, the participants are provided with necessary information to complete their understanding of research. This is particularly important if deception has been used in the study.
Debriefing ensures that participants leave the study in the same physical and mental state as when they entered. It should offer reassurance to the participants. The researcher should make efforts to remove any anxiety or other adverse effects that participants may have felt as a result of being deceived in the course of the study. Next is sharing the results of the study. अब एक बारी हमारी स्टडी ओवर हो गई है और हम कंक्लूजन पर भी आ चुके हैं। अब रिजल्ट शेयर करना अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ में हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन बन जाता है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो लोगों ने हमारे पास में उन्होंने विश्वास करके वो लोग पार्टिसिपेंट्स बनकर आए, उन लोगों को हमें बताना भी तो पड़ेगा कि हमारी स्टडी से हमने निकाला क्या, हमारी स्टडी से हम किस कंक्लूजन पे आए। तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। एंड बहुत बारी ऐसा होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्टडी हो रही होती है, तो उन्हें पता है कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई होती है तो वो हमें ये भी बता सकते हैं कि ओके इस चीज को आप इस तरीके से कर सकते थे तो आपका डेटा शायद बेटर आ जाता। तो बहुत बारी इस चीज में हमें ये फायदा भी हो जाता है। दैट इज वाई शेयरिंग द रिजल्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, in psychological research, after collecting information from the participants, we come back to our places of work, analyze the data and draw conclusions. It is obligatory for the research to go back to the participants and share the results of the study with them. When you go for data collection, the participants develop certain expectations from you. One of the expectations is that you will tell them about their behavior that you have investigated in the study. As a researcher, it is our moral duty to go back to the participants. This exercise has two advantages. One, you fulfill the expectations of the participants. Second, the participants may tell you their opinion about the results, which sometimes may help you develop new insights. Next and last is confidentiality of the data. जो भी डेटा हमारे पार्टिसिपेंट ने हमें दिया है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना हमारी एथिकल प्रिंसिपल है, हमारा मॉरल प्रिंसिपल है। साइकोलॉजी के दो मेन पिलर्स हैं। पहला है एम्पैथी, सामने वाले को समझने की कोशिश करना, और दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी। सो इफ एनीबडी वांट्स टू परस्यू साइकोलॉजी, ये दो चीजें अपने अंदर तुम्हें डालनी ही पड़ेंगी, एम्पैथी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कि सामने वाले ने आपको कुछ भी बताया, आपको अपने तक रख रहे हो, यानी कि यहाँ पर भी हमारे को साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में इंसान ने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो हम अपने तक रखेंगे, वो हम किसी को नहीं बता सकते, किसी भी सिचुएशन में हम नहीं बता सकते, ना ही उनकी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत बारी नेम्स यूज ही नहीं करते हैं, हम नंबर्स यूज करते हैं, हम कोड्स यूज करते हैं। और अगर किसी स्टडी में बाय एनी चांस हमें नेम्स यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो एक बारी हमारी स्टडी ओवर हो गई तो हम वो डिस्कार्ड ही कर देते हैं। वो जो लिस्ट होती है नेम्स की उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी इज द utmost priority in psychology. ठीक है। The participants in a study have the right to privacy. The researcher must safeguard their privacy by keeping the information provided by them in strict confidence. The information should only be used for research purposes and in no circumstances it should be passed on to other interested parties. The most effective way of protecting the confidentiality of participants is not to record their identities. This is, however, not possible in certain kinds of research. In such cases, code numbers are given on the data sheet and the names with the codes are kept separately. The identification list should be destroyed as soon as the research is over. Okay? So with this, the chapter 2 is over. We will begin chapter 3 in the next class.